हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि रेलेवेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारी आता है टॉपिक एनर्जी। हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है, कितनी फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। एनर्जी जो है एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू माना जाता है। जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है नेशन का, उसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ये इंडस्ट्रीज के लिए। और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर में, या उससे और जो संबंधित एरियाज होते हैं जैसे प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, या फार्म के जो इक्विपमेंट्स है इसकी जरूरत घरों में होती है कुकिंग के लिए, घर में जो लाइट जलती है, या हम अपने अपने को जो वार्म रखते हैं उन सब के लिए। तो क्या आप सोच सकते हो कि ऐसी कमोडिटी या सर्विस को बनाना जिसमें एनर्जी ना इस्तेमाल होती हो। सोर्सेज क्या क्या है एनर्जी के? कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। कमर्शियल सोर्सेज में आते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वो लाई जाती है और बेची जाती है। लगभग 50% जो जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है कंज्यूम करे जाते हैं इंडिया के अंदर, उसमें जो कमर्शियल हैं वो लगभग 50% है। नॉन कमर्शियल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, उसमें आता है आपका फायरवुड है, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, या जो सूखा हुआ गाय का गोबर होता है जिसे हम काउ डंग कहते हैं। ये सारे नॉन कमर्शियल होते हैं क्योंकि ये जो है नेचर में हमें मिल जाते हैं या जंगलों में हमें मिल जाते हैं। जहां एक तरफ कमर्शियल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाइड्रो पावर को अगर हम छोड़ दें, वहीं पे नॉन कमर्शियल रिसोर्सेज वो जनरली क्या होते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। 60% से ज्यादा इंडियन हाउस होल्ड जो है वो डिपेंड करते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज पे एनर्जी के, अपनी रेगुलर कुकिंग और जो हीटिंग की जरूरतें हैं उनको पूरा करने के। अब आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी का। दोनों ही कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज जो है एनर्जी के, उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी का। तीन और भी सोर्सेज एनर्जी के जिनको कि कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इसमें आते हैं आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल पावर। क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए इंडिया के यहाँ जो है एक तरह से असीमित मात्रा में इतना पोटेंशियल है कि वो इन तीनों तरह की जो एनर्जी है इनको उत्पादन कर सकती है, अगर कुछ जो इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी है उसकी लागत लगा के उसको यूज किया जाए, जो कि यूज भी हो रही है। यहाँ तक कि चीपर टेक्नोलॉजी जो है उसको भी डेवलप किया जा सकता। कंजम्पशन पैटर्न कैसे होता है जो कमर्शियल एनर्जी है उसका? आज की डेट में कमर्शियल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो लगभग 65% है जो टोटल एनर्जी कंज्यूम होती है इंडिया के अंदर। इसमें जो शामिल है वो है कोल, जिसका सबसे ज्यादा शेयर है 55%। उसके बाद आता है ऑयल 31%, फिर आती है नेचुरल गैस 11% और हाइड्रो एनर्जी आती है 3%। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज जो है उसमें है आपके फायरवुड, काउ डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो कि लगभग 30% है टोटल एनर्जी कंजम्पशन। जो सबसे क्रिटिकल फीचर माना जाता है इंडिया के एनर्जी सेक्टर का, या उसका जो लिंक है इकोनॉमी से, वो है इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। और ये 100% से ज्यादा जो है ग्रो हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। जो एक सेक्टोरल पैटर्न होता है सेक्टर्स में कैसे कंज्यूम होती है कमर्शियल एनर्जी, वो आपकी टेबल में दी हुई है 8.2 के अंदर। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है कमर्शियल एनर्जी को 1953 और 54 में। फिर लगातार उसमें गिरावट आती चली गई जो शेयर था ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर था वो बढ़ने लग गया। ऑयल और गैस का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है जितनी भी कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें। जैसे जैसे तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जो एनर्जी का इस्तेमाल है उसमें भी उतनी ही तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज्यादा विजिबल फॉर्म एनर्जी की, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने एक तरह से तरक्की कर ली है, वो है पावर, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि ये दर्शाता है, बताता है हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। ग्रोथ रेट जो डिमांड है पावर की वो बहुत ज्यादा है जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे। स्टडीज जो है वो बताती हैं कि अगर 8% जीडीपी ग्रोथ पर एनम चाहिए तो पावर सप्लाई जो है लगभग 12% ग्रोथ होनी चाहिए उसकी एनुअली। इलेक्ट्रिसिटी एक सेकेंडरी फॉर्म है एनर्जी का, जो कि प्राइमरी एनर्जी से बनाई जाती है, यानी प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसमें कोल, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब शामिल है। प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन जो है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजम्पशन जो आता है फ्यूल्स का।
ये एक तरह से पूरी पिक्चर आपको नहीं देते जो अल्टीमेट कंजम्पशन एनर्जी का होता है कंज्यूमर्स के द्वारा। सेकेंडरी सोर्सेज इंडिया के अंदर है, उसमें जो आते हैं वो है कोल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस। इंडिया के अंदर 2003 और 4 में जो थर्मल रिसोर्सेज थे वो लगभग 70% थे पावर जनरेशन कैपेसिटी। हाइड्रो, विंड और जो न्यूक्लियर सोर्सेज थे वो लगभग 28% और 2.4% थे। इंडिया की जो एनर्जी पॉलिसी थी उससे इनकरेज एक तरह से किया गया टू एनर्जी सोर्सेज को, हाइडल और विंड को। ये पूरी तरह से फोसिल फ्यूल पर रिलाय नहीं करती और इसकी वजह से कार्बन एमिशन इनमें नहीं होता। इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करी जा रही थी उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, खाली यही दो सोर्सेज से। एटॉमिक एनर्जी एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है इलेक्ट्रिक पावर का। इसके एनवायरमेंटल एडवांटेजेस भी होते हैं और ये काफी इकोनॉमिकल होगी लॉन्ग रन में। आज की डेट में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो लगभग 2.4% है टोटल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन के, जो कि ग्लोबल एवरेज जो 13% का है उसके अगेंस्ट है, यानी कि बहुत ही कम है। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं पावर सेक्टर के अंदर। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है अलग अलग पावर स्टेशंस के, वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाती जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा। कुछ पार्ट जो है वो पावर स्टेशन की जो ऑक्सिलरीज है वहां पर इस्तेमाल हो जाती है। साथ ही साथ जब पावर को ट्रांसमिट किया जाता है तो ट्रांसमिशन में भी उस पावर का कुछ लॉस हो जाता है। जो हमारे घरों में आती है, ऑफिस में या फैक्ट्रीज में आती है, वो एक नेट जितनी अवेलेबल है वो मिलती है। कुछ चैलेंजेस इंडिया के पावर सेक्टर आज भी फेस कर रहे हैं, जैसे इंडिया की जो इंस्टॉल करने की कैपेसिटी है, यानी कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी मानी जाए उसकी कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट होनी चाहिए, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ जो 7% का है उसको एक तरह से पहुंच पाए। अगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको पूरा करना है, यानी कि जो 2000 से लेकर 2012 तक की जो डिमांड थी उसको पूरा करना है, तो इंडिया को लगभग 1 लाख मेगावाट नई कैपेसिटी ऐड करनी होगी। जबकि एट प्रेजेंट जो है इंडिया सिर्फ 20,000 मेगावाट जो है वो साल भर में ऐड कर पाया है। यहाँ तक कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी अंडर यूटिलाइज हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके ऊपर एक तरह से वो घाटे में चल रहे हैं और उनको लगभग 500 बिलियन का जो है एक तरह से लॉस हो चुका है। और ये सब जो है ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, जो गलत प्राइसिंग है इलेक्ट्रिसिटी की या और जो इनएफिशिएंसीज है उसके कारण है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स के लिए, वो मेन रीजन है लॉस का। इलेक्ट्रिसिटी चोरी भी हो जाती है अलग अलग एरियाज में, जिसके कारण से जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको परेशानी होती है। प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स जो हैं अभी भी उनका जो है बहुत ज़्यादा बड़े तौर पे कहा जाए रोल नहीं है। सेम केस फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ है। एक पब्लिक अनरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो बिजली के बिल है वो बहुत ज़्यादा आते हैं या लंबी लंबी पावर कट्स होती हैं अलग अलग हिस्सों में कंट्री के अंदर। थर्मल पावर प्लांट्स जो कि मेन स्टे माने गए हैं इंडिया के पावर सेक्टर के, वो जो है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज झेल रहे हैं या कोल सप्लाईज जो है उनकी शॉर्टेज झेल रहे हैं। अब यहाँ पे है मेकिंग अ डिफरेंस, बॉक्स 8.1 में दिया है। थाने सिटी जो है उसकी एक बिल्कुल नई इमेज निकल रही है कि वो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली उसका एक तरह से मेकओवर हुआ है। बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना, जो कि पहले एक तरह से समझा जाता था कि अरे कहाँ होगा इस्तेमाल, आज उसके सही मायने में फ़ायदे देखने को मिल रहे हैं और कॉस्ट और एनर्जी सेविंग में उसका हम रिजल्ट देख सकते हैं। उसको अप्लाई किया जा रहा है पानी गर्म करने के लिए, पावर ट्रैफिक लाइट्स के लिए, जो एडवर्टाइजिंग के होर्डिंग्स होते हैं उनके लिए। और ये जो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, ये थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। कंपलसरी कर दिया गया है कि सारी नई बिल्डिंग्स जो भी सिटी में बनेगी उनको सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह से आप भी कुछ और आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को कैसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते। फिर है बॉक्स 8.2 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दिल्ली का केस दिया है। इंडिपेंडेंस के बाद से जो पावर मैनेजमेंट था कैपिटल में, उसका एक तरह से 4 बार उसमें बदलाव हुआ। दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको सेटअप किया गया 1951 में। फिर उसके बाद आया दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग 1958 में। फिर दिल्ली विद्युत बोर्ड, ये आया एसईबी के तौर पे फरवरी 1997 में। अब जो है दो मेन
पावर मेजर्स जो कंट्री के हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो चुका है, दिल्ली विद्युत बोर्ड का। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड जो है उसको ओन कर रहा है BSES, और ये जो है मैनेज करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 2/3 हिस्से में दिल्ली के, अपनी 2 कंपनीज के थ्रू, जिसको बोलते हैं डिस्कॉम्स। साउथ और वेस्ट के जो एरियाज हैं उसको हैंडल कर रहा है BSES राजधानी पावर लिमिटेड, जबकि BSES यमुना पावर लिमिटेड को जो है सेंट्रल और ईस्ट एरियाज जो है उनको देख रहा है। जो टाटा पावर ओन NDPL है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में कैपिटल के। दोनों ही जो डिस्कॉम्स हैं इनके फिर आगे 23 ग्रिड्स हैं, जिसमें सप्लाई जो पावर की है वो लगभग 28 लाख कंज्यूमर्स को करी जाती है कैपिटल एरिया के अंदर। जो टैरिफ स्ट्रक्चर है या जो और रेगुलेटरी इश्यूज हैं उनको मॉनिटर करता है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। कहने को ये उम्मीद करी जा रही थी कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और कंज्यूमर्स को जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर रिजल्ट्स जो हैं जैसा अनुभव बताता है उतने संतोषजनक नहीं। जो बॉक्स 8.3 है उसमें बताया है कि एनर्जी का जो सेविंग है वो कैसी करी जा सकती है CFL के थ्रू। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उनके अनुसार जो CFL है वो 80% कंज्यूम करता है कम पावर ऑर्डिनरी बल्ब्स के मुकाबले। जैसा कि CFL मैन्युफैक्चर इंटुएशन बोलते हैं कि 1 मिलियन 100 वॉट के बल्ब को रिप्लेस कर दो अगर 20 वॉट की CFL से, तो लगभग 80 वॉट मेगावाट जो है बिजली बच सकती है पावर जनरेशन में। तो 400 करोड़ रुपए की सेविंग होगी। रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉस्ट जो आती है 5 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से। लगातार जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसके अनुसार जो एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है उसके कंपैरिजन में जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या जो नई रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल, यही जो है हमें इंश्योर कर सकता है कि एनर्जी की जो सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसे बढ़ाया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है कि इन सेक्टर्स को आगे आना होगा और पावर को प्रोड्यूस करना होगा बड़े स्केल पे। हमें जो एफर्ट्स हैं उनको भी अप्रिशिएट करना होगा, जो इस या जो कोशिशें करी जा रही हैं इससे संबंधित उसको भी हमें अप्रिशिएट करना होगा। जैसे इंडिया पहले ही वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड पावर की, जिसमें 95% इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से है। जो ग्रेटर रिलायंस है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, वो ऑफर करता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ। ये करते हैं अगले वीडियो में।